चलिए आज बात करते हैं इतिहास के उस दौर की जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। एक ऐसा समय जब कला, विज्ञान और संस्कृति वाकई अपने शिखर पर पहुंच गए थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसी भी युग को स्वर्ण युग बनाता क्या है? क्या सिर्फ बड़े बड़े राजा और उनकी जीती हुई लड़ाइयाँ, या फिर कुछ और भी है? आइए इस पूरी पड़ताल में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 320 से 550 ईस्वी के बीच के समय की। ये वो दौर था जब भारत ने लगभग हर मैदान में एक ऐसी जबरदस्त तरक्की देखी जो पहले कभी नहीं हुई थी। तो चलिए इस शानदार युग की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो किसी भी महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी उन लोगों से होती है जिन्होंने इसकी नींव रखी। वो शासक जिन्होंने एक ऐसे साम्राज्य को खड़ा किया जो स्थिरता और खुशहाली का दूसरा नाम बन गया। देखिए, इस साम्राज्य की नींव 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने रखी थी। उनके बाद आए समुद्रगुप्त, जिन्हें उनकी जबरदस्त सैन्य कामयाबियों की वजह से भारत का नेपोलियन तक कहा जाता है। फिर आया चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का दौर, जब ये साम्राज्य अपने चरम पर था। इसी वंश में आगे चलकर कुमारगुप्त प्रथम ने महान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और स्कंदगुप्त ने हूणों के हमलों से इस साम्राज्य की रक्षा की। मतलब हर शासक ने इस स्वर्ण युग की नींव को और मजबूत किया। उस दौर के शासकों ने, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम ने, महाराजाधिराज की उपाधि अपनाई। इसका मतलब था महान राजाओं का भी राजा। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी ताकत और उनके बड़े इरादों का एक खुला ऐलान था। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो वजह जो इस युग को सच में स्वर्ण युग का दर्जा दिलाती है, यानी यहाँ की बौद्धिक और कलात्मक कामयाबियां। देखिए, जब शासकों ने एक स्थिर और शांत माहौल बना दिया तो हुआ ये कि लोगों के दिमाग को जैसे पंख लग गए। रचनात्मकता और ज्ञान का एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने विज्ञान, गणित, साहित्य, हर क्षेत्र में इंसानी सोच में एक क्रांति ला दी। इसी दौर में एक ऐसा क्रांतिकारी विचार सामने आया जिसे हम शून्य के नाम से जानते हैं। संस्कृत में शून्य का मतलब होता था खालीपन या रिक्तता। ये पहले एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट था जिसने बाद में गणित की पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये महज एक अंक नहीं है। जरा रुककर इसके असर के बारे में सोचिए। शून्य का आविष्कार वो पल था जिसने गणित और विज्ञान की दिशा ही बदल दी। आज हमारी हर डिजिटल टेक्नोलॉजी, हर मॉडर्न कैलकुलेशन की नींव इसी एक खोज में छिपी है। और ये कमाल किसी एक इंसान का नहीं था। उस दौर में आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ थे जिन्होंने दशमलव सिस्टम और शून्य के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। कालिदास जैसे साहित्य के जादूगर थे जिनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी एक मिसाल है, और वराह मिहिर जैसे खगोल शास्त्री भी थे। ये एक ऐसा कल्चर था, एक ऐसा माहौल था जहां ज्ञान की, ज्ञानियों की बहुत इज्जत थी। और सिर्फ दिमागी काम ही नहीं, कला भी अपने चरम पर थी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो ईंटों से बना अपनी तरह का पहला मंदिर माना जाता है, अजंता एलोरा की गुफाओं की वो हैरान कर देने वाली चित्रकारी, और सारनाथ से मिली बुद्ध की वो शांत और सुंदर मूर्तियां, ये सब उस दौर की शानदार सांस्कृतिक विरासत का सबूत हैं। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये सारी तरक्की एक साथ कैसे संभव हो पाई? इसके पीछे था एक बहुत ही मजबूत प्रशासनिक और सामाजिक ढांचा। चलिए देखते हैं कि वो कैसा था। प्रशासन का सिस्टम बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज था। पूरा साम्राज्य भुक्ति यानी प्रांतों में बटा था, और हर प्रांत आगे विषय यानी जिलों में बटा होता था। इस तरह की एक लेयर्ड व्यवस्था ये पक्का करती थी कि इतना बड़ा साम्राज्य बिना किसी गड़बड़ी के आराम से चलता रहे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। गुप्त शासक खुद तो वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन उनकी जो सरकारी नीति थी वो धार्मिक सहिष्णुता की थी। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी पूरा संरक्षण दिया, जिससे समाज में एक शांति और सद्भाव का माहौल बना रहा। और शायद इसी खुलेपन की वजह से अलग अलग सोच और धर्म के विद्वान एक साथ काम कर पाए, जिससे ज्ञान विज्ञान को और बढ़ावा मिला। उस जमाने में एक चीनी यात्री भारत आए थे जिनका नाम था फहियान। उन्होंने लिखा है कि गुप्त काल में जो आपराधिक कानून थे वो काफी नरम थे। मतलब बड़े बड़े अपराधों के लिए भी अक्सर भारी जुर्माना लगाया जाता था, ना कि कोई कठोर सजा।
ये उस समय के न्याय के तरीके की एक छोटी सी झलक देता है। पर कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का भी एक अंत होता है। स्वर्ण युग भी हमेशा के लिए नहीं रहते। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर इतने महान गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। इस साम्राज्य के पतन की कोई एक वजह नहीं थी। असल में कई चीजें एक साथ हुईं। एक तरफ से हूणों के लगातार हमले हो रहे थे, दूसरी तरफ स्कंदगुप्त के बाद के उत्तराधिकारी उतने मजबूत नहीं थे। प्रांतों के गवर्नर धीरे धीरे आजाद होने लगे, जिससे सेंट्रल कंट्रोल कमजोर हो गया, और लगातार लड़ाइयों की वजह से खजाने पर भी बहुत बोझ पड़ रहा था। इन सबने मिलकर इस महान साम्राज्य को अंत की ओर धकेल दिया। तो इस पूरी कहानी को खत्म करते हुए बस एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या गुप्त काल के उस शून्य के बिना हमारी आज की ये डिजिटल दुनिया, हमारे ये कंप्यूटर्स, हमारे स्मार्टफोन्स, क्या ये सब कभी अस्तित्व में आ सकते थे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि उस साम्राज्य की विरासत आज भी हमारी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है।